हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए व्याकरण की कुछ और प्रैक्टिस लेके आई हूँ। आपके इतने अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ और ज़्यादा मेहनत करती जाऊँ। आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स दिए हैं उससे सच में मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। बस आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। तो चलिए हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये पदबंध में हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं पदबंध बच्चे बहुत इजी है। मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बताया है कि आपने कैसे ढूंढना है कि ये कौन सा पदबंध है। आपने कीवर्ड जो है देख लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। तो जैसे ही आपको उन्होंने, आपको जैसे ही सर्वनाम वर्ड नज़र आया, ये आपका फ्रेज कौन सा है? सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, सर्वनाम अगर अंडरलाइनिंग का पार्ट है तो वो सर्वनाम पदबंध है। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, तो बढ़ते जाना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, बढ़ते जाना क्या है? एक काम है। तो जैसे ही एक काम को हमने अंडरलाइन किया है तो वो एक क्रिया पदबंध है। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है और वो क्या है कि अगर आपकी संज्ञा जो है वो अंडरलाइनिंग का पार्ट है, हम क्या कह रहे हैं? अगर आपकी संज्ञा जो है क्या है? अंडरलाइनिंग का पार्ट अगर आपकी संज्ञा है तो डेफिनेटली ये कौन सा पदबंध है? ये आपका संज्ञा पदबंध है। ये आपका कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर एक फ्रेज, अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में संज्ञा का कार्य करता है तो वो संज्ञा पदबंध ही है। उसके आगे पीछे को आपने कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे आके आप लोग कंफ्यूज होते हो, संज्ञा पदबंध या विशेषण पदबंध, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संज्ञा आपका अंडरलाइनिंग का पार्ट है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर संज्ञा अंडरलाइनिंग का ही पार्ट है तो वो एक संज्ञा पदबंध है। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से क्रिया विशेषण पदबंध का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है। मुझसे और नहीं पिया जा सकता। युवक धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। मीता जोर जोर से चिल्ला रही है। वह आज रात तक घर आ जाएगा। तो ये जो आ जाना है ये क्या है? ये तो एक क्रिया है। आना जो है एक क्रिया है। तो अगर ये क्रिया है तो ये क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है। तो हमें नहीं है वाला ही तो ऑप्शन लेना था। तो हमारे पास आ गया घ ऑप्शन। घर से भागा हुआ लड़का, घर से भागा हुआ लड़का, फिर से क्या प्रिंसिपल लगाएंगे कि अगर लड़का हमारा अंडरलाइनिंग का पार्ट है, संज्ञा हमारा अंडरलाइनिंग का पार्ट है, तो ये पदबंध, ये फ्रेज वाक्य में संज्ञा पदबंध का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध। ठीक है बच्चे, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। साथ ही अगला करते हैं। अगला जो है हमारा वाक्य के भेद के ऊपर क्वेश्चन है। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है? बताओ कौन सा आएगा इसमें? कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता जैसे ही आपको नज़र आता है तो ये वाक्य मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, कौन नहीं जानता से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो वर्ड नज़र आ रहा है वो ये वर्ड है। इज दैट ओके? तो जहाँ भी की, ज्यों की, जब, तब, ये सब वर्ड्स मैंने आपको अब तक लर्न करा दिए हैं बोल बोल के कि जहाँ भी आपको ये वर्ड्स नज़र आते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिस पर एक फ्रेज जो है, एक पार्ट ऑफ वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। पहला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है, वो दूसरे पे आश्रित हो जाता है। और जैसे ही ये आता है तो आपका वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य बन जाता है। क्योंकि सरल और संयुक्त दोनों की रिक्वायरमेंट होती है कि जो आप पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संयोजक नहीं है, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। अचानक पामीरो कुछ सचेत हुई और, देखिए दूर से जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है। संयोजक नज़र आ गया, ये है संयुक्त वाक्य। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। आपने इसे बनाना है मिश्र वाक्य।
छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये तो संयोजक हो गया, संयुक्त वाक्य। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, सरल हो गया। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो ये पहला वाक्य दूसरे पे आश्रित है, ठीक है। जिन आ गया, तो ये हमारे पास, हमें वैसे भी लर्न है कि जहाँ भी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं ये मिश्र वाक्य हैं। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो ये भी एक सरल वाक्य था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मिश्र वाक्य है? चोर को देखते ही सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए। जो बच्चे नकल करते हैं, देखिए फिर से आ गया, जो बच्चे नकल करते हैं वे सफल नहीं हो सकते। तो ये जो है ये एक मिश्र वाक्य है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा हो गया था, इसलिए भी एक संयोजक शब्द है, तो इसलिए संयुक्त वाक्य बनेगा। इज दैट ओके बच्चे? चलिए अब अगला क्या है हमारे पास? अच्छा, समस्त पद, समास के ऊपर क्वेश्चंस हैं अगले। नीला है जो कमल का समस्त पद है, नील कमल। निम्नलिखित में से किस समस्त पद में कर्मधारय समास है? तो पहले तो मुझे ये बताओ, कर्मधारय समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है जिसमें एक विशेष्य होता है और दूसरी उसकी विशेषता होती है, ठीक है। तो महादेव, महान है जो देव। त्रिफला, तीन फलों का समूह, असत्य, न सत्य, नंज समास। दही अपने आप में एक शब्द है, तो ये क्या है? महादेव, महान है जो देव, तो इसमें एक विशेष्य है और एक उसकी विशेषता है, ये कर्मधारय समास है। ईश्वर से विमुख का समस्त पद है, ईश्वर विमुख। द्विगु समास है, द्विगु मतलब आपका फर्स्ट जो उत्तर पद है उसमें आपके पास जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ समास है, समस्त पद है, उसमें आपके पास क्या है? संख्या है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। नीला है जो गगन, भोजन के लिए आ लिया मृगनयनी, नहीं ये मृगनयन, नयन जो मृग जैसे हैं ये नहीं आएंगे। द्विगु समास संख्या वाला सिर्फ एक है, त्रिवेणी, यही आएगा, ठीक है। ख, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो बहुब्रीहि समास हमने किया है, बहुत ही अच्छे से किया है। और जब भी हम कोई भी ऐसा समस्त पद बनाते हैं जो तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ये हमने बहुत क्लियरली किया हुआ है। वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात हम सरस्वती जी की बात कर रहे हैं, समास आएगा बहुब्रीहि समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है, तो एक हमारा विशेष्य है और एक उसकी विशेषता है, इसलिए यह है कर्मधारय समास है। कोई डाउट किसी को? तो जहाँ विशेषण, विशेष्य और विशेषता की बात है वो कर्मधारय है, जहाँ पे संख्या की बात है वो द्विगु है, ठीक है। जहाँ किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं वो बहुब्रीहि है। तो ये वाले समास इसमें इन्होंने पूछे हैं हमारे से, द्वंद्व में माता और पिता जैसे जब दोनों हमारे वो इक्वल होते हैं। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है मुहावरों के ऊपर क्वेश्चंस। ये ही डैश से क्या लाभ, यूं ही डैश से क्या लाभ, कुछ करके दिखाओ तो माने। हाँ, यूं ही शेखी बघारने से क्या लाभ, कुछ करके दिखाओ तो माने। पगले झांकना मुहावरे का अर्थ है अनुभव होना, आंखें घुमाना, निरुत्तर होना, कष्ट होना। बताइए, बगले झांकना मतलब आपसे कुछ पूछ लिया, आपको कुछ अता पता नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल निरुत्तर हैं, कोई उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप बगले झांक रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं। तुम्हारी कड़ी बातों से वह डैश गया, खून जलाना, आपे से बाहर होना, हेकड़ी जताना, विरोध करना। तुम्हारी कड़ी बातों से वह आपे से बाहर हो गया। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा है ईद का चांद होना, आंखें चार होना, कलेजा ठंडा होना, पौ 12 होना। ईद का चांद होना, ये सब हमने अपने MCQs में किए हैं मुहावरों के। इनफैक्ट फटाफट मुहावरे फटाफट सीरीज़ में भी आपको मैंने बहुत सारे मुहावरे कराए हैं, उनको आप ज़रूर लर्न करिए। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। विरोध करना होता है सिर उठाना, कि आजकल जैसे कहते हैं ना कि सभी मज़दूरों के सर उठने लगे हैं, तो मतलब जो झुक के आपके सामने खड़े रहते थे वो अब सर उठाने लगे हैं, वो विरोध में अपना सर उठा रहे हैं, तो सर उठाना आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से तो हमने मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब हम करते हैं बात पाठ्य पुस्तक की। बिरह भुवंगम तन बसे मन मंत्र न लागे कोई। हाँ, ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसके ऊपर हम, ये कबीर की साखी है, कबीर की साखियाँ 10 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं मैंने, आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, जिसने अगर अभी तक नहीं देखी है ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। वियोग की पीड़ा को किसके समान माना गया है?
बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। तो हम क्या कह रहे हैं, वियोग की पीड़ा को किसके समान माना गया है, बिरह रूपी सर्प के समान माना गया है। ये देखिए, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, वो बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी दी हुई है मैंने, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि टाइम कम है, जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करें। विरह की पीड़ा उत्पन्न हो जाने पर क्या होता है, उसे किसी भी दवा से दूर किया जा सकता है, उसे किसी खास मंत्र से दूर किया जा सकता है, उसे किसी भी मंत्र या दवा से दूर नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। हमने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जिसको विरह की पीड़ा होती है उस पे कोई भी मंत्र या दवा काम नहीं करती, उसे उससे दूर नहीं किया जा सकता। अपने प्रभु से बिछड़ने के बाद भक्त की स्थिति कैसी हो जाती है, वह सुखी हो जाता है, प्रभु भक्ति के अलावा उसकी अन्य चीज़ें बच जाती हैं। वियोगी व्यक्ति की स्थिति जीने लायक नहीं रहती, वियोगी व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो पागल हो जाता है। अभी देखिए, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपने कंसेप्चुअली इसको समझा हुआ है। उसने बिल्कुल कहा हुआ है क्लियरली, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए, कि जो राम वियोगी से पीड़ित होता है वो या तो जीवित नहीं रहता, और अगर वो जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है इसको मैंने अच्छे से, आप डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए। हाँ, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखिए कई बार आपको पैराग्राफ्स में से इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको उनके आंसर पैरा में से ही मिल जाते हैं, लेकिन इसमें देखिए, जब तक आपने अर्थ अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपने नहीं ली है तो ग और घ में आपको कन्फ्यूजन हल्का बहुत आ सकता है, जिसका कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने चैप्टर, आप उसको ज़रूर एक बार देखें। ठीक है, वियोगी व्यक्ति अगर जीवित रह जाता है तो पागल हो जाता है। कवि के अनुसार निंदक को कहाँ रखना चाहिए, ये देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगुड़ी कुटी बधाए, कि निंदक को कहाँ रखना चाहिए, आंगन में कुटी बनाकर अपने पास रखना चाहिए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कि हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के वह निर्मल कर देता है, आलोचना हमारी इतनी करता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तंतारा वामीरो का जो है पैराग्राफ है। ऐसा करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज़ वाला वीडियो किया हुआ है, तो हमें ऑलरेडी स्टोरी लर्न है। एक बार ऐसा करते हैं, इसको नीचे से ही शुरू कर लेते हैं। पासा गांव वासियों ने किस पर्व का आयोजन किया, तो उन्होंने किस पर्व का, पशु पर्व का आयोजन किया। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम बच्चे, आपका टाइम इस समय बहुत कीमती है। पशु पर्व का आयोजन कब होता है, तो ये भी ऊपर से देख लीजिए, वर्ष में एक बार होता है, तो हर साल होता है। तंतारा की आंखें किसको ढूंढ रही थी, तंतारा की आंखें जो हैं हमें सबको पता है वो वामीरो को ढूंढ रही थी। ठीक है, उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। वामीरो कहाँ छुपी हुई थी, पहाड़ी के पीछे, नारियल के झुंड के पीछे, झोंपड़ी के पीछे या दीवार के पीछे, तो वो कहाँ जो है छुपी हुई थी, नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे, उसे जैसे कोई झांकता दिखा। ठीक है, तो वो कहाँ थी, नारियल के झुंड के पीछे। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, मेले में किसका प्रदर्शन किया जाता था, हृष्ट पुष्ट पशुओं का, युवकों की शक्ति परीक्षा का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिना पैराग्राफ को देखे कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। देखिए, पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। तो मतलब ये भी और ये भी, इसका मतलब दोनों। समझ रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी एक आंसर हमने टिक बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। इज दैट ओके? चलिए एक और गद्यांश करते हैं। मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उससे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तो ठीक है, ये बड़े भाई साहब का देखिए उपदेश फिर से शुरू हो गया। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स आई हैव एवर रेड।
इसको भी मैं अभी यही सोच रही हूँ कि आपने ऑलरेडी किया है, मैं इस पैराग्राफ को अभी नहीं पढ़ रही हूँ। लेखक के अनुसार समझ कैसे आती है, तो अब ये हमें देखना पड़ेगा। लेखक के अनुसार समझ कैसे आती है? किताबें पढ़ने से, दुनियादारी देखने से, दिन रात काम करने से, ये सभी सही हैं। तो देखिए, अब ये तो देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कौन सा उपदेश चल रहा है। मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरा दुनिया और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। ठीक है, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, पैराग्राफ को पढ़ते ही हमें वो फ्रेज मिल गया कि समझ कैसे आती है। समझ आती है दुनिया देखने से, किताबें पढ़ने से नहीं आती है। ठीक है, चलिए। अम्मा और दादा को हमें सुधारने का अधिकार क्यों है? अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है और रहेगा। ठीक है, उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। इज़ दैट ओके? उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि वे हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है और हमेशा रहेगा। तो आपको जो उत्तर देना है वो गद्यांश के अकॉर्डिंगली देना है। ठीक है, वे हमसे बड़े हैं, वे हमारे जन्मदाता हैं, ये सब भी ठीक है, पर जो उन्हें लेखक समझाना चाह रहा है, अगर वही बिल्कुल एप्ट ऑप्शन आपके पास दी हुई है तो आपने उसी को चुनना है। इस गद्यांश के अनुसार बड़े भाई ने लेखक को क्या समझाना चाहा? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, बड़ों के अनुभव से हमें सीख लेनी चाहिए, उपयुक्त सभी। उन्होंने क्या कहना चाहा, बताइए मुझे। इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली उन्होंने हमें ये कहना चाहा कि हमें बड़ों के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। बात समझ में आई आपको कि हमने, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमने जो हमें पैराग्राफ दिया है उसमें जो बात कही जा रही है उसके अकॉर्डिंगली ही अपना सही ऑप्शन चुनना है। इज़ दैट ओके? तो यहाँ पे वो बार बार जो है तजुर्बे की बात कर रहे हैं। देखिए, अपने तजुर्बे की, अपने से बड़ों के तजुर्बे की, तो वो यहाँ पे अनुभव से सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। बड़े भाई साहब और लेखक में कितने साल का अंतर था? 5 साल का था, पर फिर भी जल्दबाजी में गलत बिल्कुल नहीं करना है किसी ने। 5 साल का अंतर है, हमेशा पैराग्राफ में से आपने क्रॉस चेक ज़रूर करना है। लेखक को अपने बड़े भाई को डांटने का अधिकार क्यों था? क्यों था बताइए? क्योंकि वह उससे 5 साल बड़ा था, उन्हें छोटे भाई से ज़्यादा तजुर्बा था। तो देखिए, दोनों बातें उन्होंने कही कि 5 साल का अंतर है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, और मुझे तुम्हारे से ज़िंदगी का तजुर्बा ज़्यादा है, इसलिए तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए हमारे पास ये दोनों बातें इसी पैराग्राफ में कही गई हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों ही इसका सही ऑप्शन है। इज़ दैट ओके बच्चे? तो आपने पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ ही करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, आप तैयारी करते जाइए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर बैक। ऑल द बेस्ट।